उस दिन मेरे भाई और मुझे दोनों को यह चुनना था कि हम किस पेरेंट के साथ रहेंगे। ह्यूगो ने बिल्कुल संकोच नहीं किया। उसने डैड को चुना जो एक फैक्ट्री के मालिक थे। मैं मॉम के साथ रह गया जिनके पास कोई नौकरी नहीं। हम में से किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि एक महीने बाद डैड की फैक्ट्री दिवालिया हो जाएगी। हुगो डैड के साथ सड़कों पर भटकता रहा, कर्जदारों से बचता रहा। इस बीच एक अमीर परिवार में मॉम की शादी के बाद मैं विलासिता भरा जीवन जीने लगा, मुझे इतने अच्छे से रहते देख। हुगो ये बर्दाश्त नहीं कर सका। ईर्ष्या से जलकर उसने सीधे मुझ पर गाड़ी चढ़ा दी से। फिर मैंने अपनी आंखें दोबारा खोली। मेरा पुनर्जन्म हुआ था और मुझे ठीक उसी दिन वापस भेज दिया गया था जब मेरे माता पिता का तलाक हुआ था और हमें अलग किया जा रहा था। और जेरल ठीक वही बात कह रहा था जो उसने पहले कही। अभी फैक्ट्री में बिजनेस खराब चल रहा है। मैं सिर्फ एक ही बच्चे की परवरिश का खर्च उठा सकता हूँ। लियम कमजोर और बीमार रहता है। वह तुम्हारे साथ जाएगा। ह्यूगो मजबूत है, वह मेरे साथ रहेगा और मेरी मदद भी कर सकेगा। जल की आंखें इधर उधर घूम रही थीं। वह इतना कायर था कि अपने दोनों बेटों में से किसी की भी आंखों में नहीं देख पा रहा था। जेरल्ड, तुमने सब कुछ सोच लिया है ना? मैंने सुना है कि तुम्हारी फैक्ट्री को रिडेवलपमेंट के लिए खरीदा जाने वाला है। तुम एचुगो को अपने पास रखना चाहते हो ताकि तुम उस पैसे के मजे ले सको और इस बीमार बच्चे को मुझ पर थोप सको। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, बिल्कुल नहीं, मैं हुगो को ले जा रही हूँ। तुम लियम को रख सकते हो। मेरे पिछले जीवन में ठीक यही सब कुछ बिखर गया। उन्होंने मुझे इधर उधर धकेला, दोनों में से कोई मुझे नहीं चाहता था। दोनों को मीठी बातें करने वाला मजबूत हुगो चाहिए था और मुझे कूड़े की तरह किनारे फेंक दिया गया था। मॉम को सौंप दिया गया। डैड ने फिर डिमोलिशन से मिले सारे पैसे सीधे कसिनो ले जाकर एक एक सेंट हार दिया। और मॉम तलाक के कुछ ही समय बाद शहर के सबसे ताकतवर और खूंखार फाइनेंसर विक्टर से शादी कर बैठी। लेकिन तभी एक आवाज ने उस बहस को बीच में ही रोक दिया। मैं मॉम के साथ जा रहा हूँ, किसी ने मुझे नहीं रोका। उसी पल सब समझ गए। क्या सबसे छोटा बच्चा हमेशा डैड का फेवरेट नहीं होता था? ह्यूगो ने जेरल को घोर तिरस्कार भरी नजरों से देखा। फिर एक मीठी मुस्कान के साथ विवियन की ओर मुड़ा। मॉम, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। विवियन ने पलकें झपकाई। वह हैरान रह गई। फिर उसका दिल खुशी से झूम उठा। ठीक है फिर, एलियम तुम्हारे पास जाएगा जीरेल्ड। हम दोनों एक हाइफन एक बच्चे को रखेंगे और आज के बाद हम कभी एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे। जेरल ने विरोध करने के लिए अपना मुंह खोला। डैड, मैं आपके साथ चलूंगा। ह्यूगो लगभग जोर से हंसने ही वाला था। आखिरकार अदला बदली हुई गई। फिर वह चिंता का झूठा नाटक करते हुए मेरी ओर मुड़ा। लियम, मुझे दोष मत देना। मॉम की तबीयत ठीक नहीं रहती है, उन्हें अपने साथ किसी की जरूरत है। तुम बड़े हो, बस इसे सह लो और डैड के साथ जाओ, ठीक है? जब मैं बेहतर स्थिति में होऊंगा तो मैंने ह्यूगो के घमंडी आत्मसंतुष्ट चेहरे को देखा और मेरी आंखों के गहरे भीतर कुछ ठंडा सा झलका। मेरे पिछले जीवन में तुम्हारे चेहरे पर ठीक यही भाव थे जब तुमने मुझे गाड़ी से कुचल कर मार डाला था। इस बार मैं तुम्हें वह कैसे नहीं दे सकता जो तुम चाहते हो। विक्टर बाहर से एक सभ्य इंसान होने का दिखावा करता है। बंद दरवाजों के पीछे वह एक गहरे मानसिक विकार वाला आदमी है जो दूसरे आदमियों से हिंसक नफरत करता है। मेरे पिछले जीवन में मैं बस किसी तरह तब तक जिंदा रह पाया था जब तक मैंने उसे मरते हुए नहीं देखा। इस बार मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी हड्डियां भी तुम्हारी बातों जितनी ही मजबूत होंगी ह्यूगो। यह ठीक है क्योंकि हुगो इतना वफादार है कि वह खुद मॉम की देखभाल कर सकता है। ठीक है, ठीक है, अब इस पर साइन कर दो। विवियन बहुत डरी हुई थी कि कहीं जीएरॉल पीछे न हट जाए। उसने झपटकर एग्रीमेंट लिया और अपना नाम घसीट कर लिख दिया। फिर हुगो को पकड़ा और वहां से चली गई। हुगो ने मुड़कर मेरी ओर देखा और बहुत नाटकीय तरीके से कुछ बुदबुदाया। कंगाल लूजर। जेरल ने अपने हाथों में पकड़े तलाक के कागजातों को घूर कर देखा। उसका चेहरा काला पड़ गया। तुम क्या घूर रहे हो मनहूस? मेरी पूरी जिंदगी में मुझे सिर्फ बुरी किस्मत ही मिली है और अब मैं तुम्हारे साथ फंस गया हूँ, जो सबसे बड़ा बोझ है। वह गुस्से में वहां से चला गया। जल्दी चलो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें गोद में उठाऊं? मैंने उसके झुके हुए लेकिन अजीब तरह से ऊर्जावान शरीर को दूर जाते हुए देखा। मैं अच्छी तरह जानता था कि जेरल्ड किस तरह का आदमी था, लेकिन ह्यूगो अपनी तमाम साजिशों के बावजूद एक बात भूल गया था। मेरे पिछले जीवन में जेरल्ड वाकई दिवालिया हो गया था, लेकिन 5 साल बाद किस्मत ने उसे सबसे अप्रत्याशित तरीके से ढूंढ निकाला। एक रात नशे में धुत होकर घर लौटते समय उसे सड़क पर एक महिला कार्डियक अरेस्ट के कारण गिरी हुई मिली। उसने यह जाने बिना ही उसकी जान बचा ली कि वह क्या कर रहा है। वह महिला सरेना थी, जो नोवाटेक ग्रुप की भावी चेयरवुमन और खुद के दम पर अरबपति बनने वाली थी। पिछले जीवन में हुगो ही जेरल के साथ था, लेकिन क्योंकि उसने सरेना के संघर्ष के शुरुआती दिनों में उसे नीचा दिखाया था, उसके खराब स्वास्थ्य और डगमगाते स्टार्टअप को खारिज कर दिया था। उसने हर मोड़ पर उसका अपमान किया। यहाँ तक कि उसने उसकी इमरजेंसी हार्ट पिल्स भी चुरा ली और अपनी गेमिंग की लत को पूरा करने के लिए उन्हें बेच दिया। सरीना यह कभी नहीं भूली। उसने उन दोनों से सारे रिश्ते तोड़ लिए, जेरल्ड को एक छोटी सी रकम दी और वहां से चली गई। जो बात वे दोनों कभी नहीं समझ पाए वह यह थी, सेरेना को सिर्फ ऐसे इंसान की जरूरत नहीं थी जिसने उसकी जान बचाई हो। उसे परिवार की जरूरत थी, कोई ऐसा जो उसे सच में समझे और उसके साथ खड़ा रहे। वह जगह कभी तुम्हारी नहीं थी हुगो, वह मेरी है। मैं जी एरोल के पीछे पीछे उसी तंग एक कमरे के अपार्टमेंट में वापस आ गया। फर्श खाली बियर की बोतलों और टेकआउट कंटेनरों से भरा हुआ था। हवा में एक बासी और खट्टी बदबू फैली थी। जेरल ने मुझे एक स्टोर रूम में धकेल दिया जो सिर्फ एक छोटी चारपाई के लिए ही काफी था। फिर वह सोफे पर गिर गया, अपना फोन निकाला और डायल किया। है ओल्ड डब्ल्यू एंग, आज रात हमारे पास एक की कमी है, यहाँ आ जाओ, जल्दी आओ।
उसने फ़ोन काट दिया और उसकी आंखों की उदासी तुरंत गायब हो गई। उसकी जगह जुए के आदि इंसाचिन की बुखार जैसी चमक ने ले ली। उसने अपार्टमेंट की तलाशी ली और अपने बचे-खुचे सारे पैसे इकट्ठे कर लिए। "डैड, आप बाहर जा रहे हैं? अपने काम से काम रखो, तुम्हें भूख लगी है। फ्रिज में नूडल्स रखे हैं।" उसके पीछे लोहे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। "मैं धीरे से हंसा जाओ, सब कुछ हार जाओ। क्योंकि अगर मैं तुम्हें पूरी तरह बर्बाद नहीं होने दूँगा, तो तुम कभी भी अपना गम भुलाने के लिए उस स्ट्रीट बारबेक्यू स्टॉल पर नहीं भटकोगे और हम दोनों की ज़िंदगी नहीं बदलोगे।" मैंने साफ-सफाई करने की कोई ज़हमत नहीं उठाई। इसके बजाय मैं लिविंग रूम में गया और उस दिन का अखबार उठाया। पन्ने पलटकर पीछे की तरफ छुपे हुए एक छोटे, आसानी से अनदेखे किए जा सकने वाले आर्टिकल को पढ़ने लगा। नोवातेक पतन की कगार, खुद के दम पर बनी मुगल सरेना सू को कॉन्फिडेंस क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। कई इन्वेस्टर्स पीछे हटे। मैंने दीवार पर टंगी घड़ी की ओर देखा। शाम के 5:30 बज रहे थे। मेरे पिछले जीवन की यादों के अनुसार आज शाम किसी वक्त सरेना अपने कर्जदारों से बचने की हताशा में अकेले एक छोटी सी जगह पर खिसक जाएगी, जिसका नाम ओल्ड जेंक्स बारबेक्यू है, जो कि एक रोड साइड ग्रिल जॉइंट है, ताकि वह शराब पीकर अपनी परेशानी भुला सके। मैं बाथरूम में गया और अपने चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारे। डैड, चूंकि आपको जुए से इतना प्यार है, तो अपने बेटे को आपको आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बाजी लगाने ले जाने दीजिए। दांव पर है एक ऐसा बिजनेस एम्पायर जो 20 साल तक चले। मैं शहर के पूर्वी हिस्से में ओल्ड जैंक्स बारबेक्यू की ओर गया, लेकिन मैं अंदर नहीं गया। मैं सड़क के कोने पर अंधेरे में खड़ा होकर इंतजार करने लगा। आज रात टेबल पर जेरल्ड की किस्मत बहुत खराब थी। सूरज ढलने से पहले ही बाहर निकाल दिया गया। वह अब स्टॉल की सबसे बाहरी टेबल पर बैठा था, मूंगफली की एक छोटी प्लेट के साथ सबसे सस्ती शराब की बोतल पी रहा था। यह सब उस मनहूस की वजह से है। जैसे ही तलाक हुआ, मैंने सब कुछ खो दिया। तभी एक काली ऑडी 6 चुपचाप फुटपाथ के किनारे आकर रुकी। दरवाजा खुला और एक महिला बाहर निकली। वह सीधे कोने में छिपी एक खाली टेबल के पास गई और बैठ गई। 10 लैम्प स्क्यूवर्स और एक बियर। मैंने अपनी आंखें सिकुड़ी। चलो शुरू करते हैं। लेकिन मैं अभी जाकर उससे बात करना शुरू नहीं कर सकता। सेरेना का गार्ड बहुत हाई है। कोई भी ऐसा कदम जो जानबूझकर उठाया गया लगे, वह मान लेगी कि इसमें कोई मकसद छिपा है। सबसे अच्छा कदम यह होगा कि जेरल्ड सीधे उससे टकरा जाए। मैंने अपने चेहरे पर घबराहट के भाव लाए और जेरल्ड की तरफ दौड़ा। डैड, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? घर के पाइप अभी अभी फट गए हैं। मेरे अचानक सामने आने से जीरोल आगबबूला हो गया। तो क्या हुआ अगर वो फट गए? तुम मुझसे क्या उम्मीद करते हो, निकम्मे लड़के? उसने अपनी कुर्सी पीछे धकेली और खड़ा हो गया। मुझे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ घुमाया। मैं झूठे डर से पीछे की तरफ लड़खड़ाया और ऐसा दिखाया जैसे मैं घबराया हुआ और अनाड़ी हूँ। लेकिन मैंने पहले ही हिसाब लगा लिया था कि मुझे कहाँ हटना है। थप्पड़ खा ली गया। जेरल का पैर स्टूल के पैर में फंसा और वह पीछे की ओर गिर पड़ा। पूरी तरह से नियंत्रण खो चुका था और सीधे उस इंसान के रास्ते में लड़खड़ा गया जो एक बोतल लेकर आ रहा था। एसेरेना। उसके पास रिएक्ट करने का कोई समय नहीं था। जेरल्ड पूरी ताकत से उससे टकरा गया। पहले से ही कमजोर सेरेना का चेहरा एक पल में सफेद पड़ गया। उसका हाथ उसकी छाती पर चला गया और वह दर्द से झुक गई। है देखकर चलो, मेरी पीठ, तुमने मेरी पीठ तोड़ दी, पैसे निकालो। आसपास की टेबल के लोग वहां इकट्ठा हो गए, उंगली उठाने और कानाफूसी करने लगे। सेरेना को सांस लेने में संघर्ष करना पड़ रहा था। उसके चेहरे से ठंडा पसीना बह रहा था। उसका कांपता हुआ हाथ उसके बैग की ओर बढ़ा, लेकिन जेरल्ड ने चोट लगने का नाटक करते हुए अपना पैर सीधे उसके बैग पर रख दिया। अच्छी कोशिश है। नशे में धुत और झगड़ालू जेरल्ड पीछे हटने वाला नहीं था। जैसे ही एसेरेना की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह बेहोश होने की कगार पर पहुंच गई, मैंने जेरल्ड को जोर से धक्का दिया। इससे दूर हटो। जेरल्ड वहीं जम गया। तुम छोटे शैतान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? मैं तुरंत जमीन पर बैठ गया। सेरेना के बैग को अपनी तरफ खींचा, साइड पॉकेट ढूंढा और बहुत ही आसानी से कुछ गोलियां निकालकर उसके होठों के बीच रख दी। अपने दोनों हाथों को स्थिर रखते हुए मैंने उसकी पीठ को सहारा दिया। आप ठीक हैं। दवा कुछ ही सेकंड में अपना असर दिखाना शुरू कर देगी, बस सांस लीजिए। उसकी धुंधली होती दृष्टि के बीच सेरेना ने एक युवा चेहरा देखा, तीखे नैन नक्श, शांत और अडिग। उस पल उसके आसपास का शोर और चीख हाइफन पुकार मानो गायब हो गई। वह सिर्फ उसके हाथों की गर्माहट महसूस कर पा रही थी। कुछ मिनट बीत गए। सेरेना की छाती की जकड़न आखिरकार कम होने लगी। तुम कौन हो? मुझे खेद है। वह नशे में धुत आदमी मेरे पिता है। मैं आज आपके सारे मेडिकल खर्च उठाऊंगा। पास ही जियरोल ने मेडिकल खर्च के शब्द सुने और फिर से आगे की ओर लड़खड़ाया। मैंने उसे रोका और वापस भेज दिया। फिर मैं सेरेना को अस्पताल ले गया। जब उसे होश आया तो मैंने उससे कहा, डॉक्टर का कहना है कि यह पुरानी थकान और लो ब्लड शुगर के ऊपर कार्डियक सिंकोप था। वे इमरजेंसी हार्ट पिल्स बिल्कुल सही समय पर ली गई थी। कुछ और मिनट लगते तो आप अभी आईसीयू में होते। सालों की वृत्ति हावी हो गई और उसका गार्ड वापस ऊपर आ गया। तुम्हारे पिता कहाँ हैं? पुलिस स्टेशन में सोकर नशा उतार रहे हैं। सरेना ने मुझे घूरा। वह कभी किसी ऐसे युवा से नहीं मिली थी जो अपने परिवार के खिलाफ जाने के लिए इतना तैयार हो और इसे लेकर इतना क्रूर हो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि वह तुम्हारे पीछे आएगा? उस पर अभी बहुत से लोगों का कर्ज है। मैं उसकी एकमात्र जीवन रेखा हूँ। वह मुझे छुएगा भी नहीं। इससे भी महत्वपूर्ण बात, सरीना, क्या तुम्हें अभी नोवाटेक के कैश फ्लो क्राइसिस को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए? जब तुम बेहोश थी, तुम्हारा फोन लगातार बज रहा था। उसकी आंखें एक पल में तेज और ठंडी हो गई। तुमने मेरा फोन देखा। तुम्हें किसने भेजा है? मैंने अपने बैकपैक में हाथ डाला और एक रफ पेपर का टुकड़ा निकाला और उसे उसकी तरफ खिसका दिया। मेरा नाम लियम है।
मुझे किसी ने नहीं भेजा है। लेकिन अगर तुम मुझे 2 मिनट दो तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे सप्लायर क्राइसिस को और बिगड़ने से पहले हल करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सरेना ने कागज को नीचे देखा। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उस कागज पर कोई जटिल बिजनेस मॉडल नहीं था, बस एक साधारण सप्लाई चेन डायग्राम था। वही सफलता जिसे मेरे पिछले जीवन में सरेना को हताशा में समझने में 3 महीने लग गए थे। मैंने उसे बस एक तैयार जवाब के रूप में थमा दिया। टाइटन ग्रुप ने तुम्हारे कोर कंपोनेंट चैनल्स को ब्लॉक कर दिया है, लेकिन वे छोटे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स को ब्लॉक नहीं कर सकते। उन्हें अभी ऑर्डर दो और भविष्य में इक्विटी स्वैप्स का वादा करो। सेरेना ने मेरी बात काट दी। तुम्हें क्या चाहिए? पैसे। तुम्हारे पिता के लिए जेल में कम दिन। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे टेबल पर एक सीट चाहिए। सरीना, मुझे नोवाटेक के भविष्य पर विश्वास है। मैं तुम्हें इस प्लान के साथ अपने 4 साल के काम के बदले में वह 5% इक्विटी स्टेक दूंगा जिसे बाकी सब बेकार समझते हैं। सरीना ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं पागल हो गया हूँ। उसके लिए यह एक पागलपन भरा जुआ। लेकिन जब उसने इस युवा की आंखों में देखा, वह कच्ची महत्वाकांक्षा, वह अटूट आत्मविश्वास, तो उसने कुछ ऐसा महसूस किया जो उसने लंबे समय से महसूस नहीं किया था। सेफ्टी डील। लेकिन अगर तुम मेरे साथ खेल रहे हो तो मैं तुम्हें पैदा होने पर पछताने पर मजबूर कर दूंगी। इस बीच शहर के दूसरे हिस्से में एक आदमी एक आलिशान हवेली की सीढ़ियों से नीचे उतरा। गुड इवनिंग मिस्टर विक्टर। ह्यूगो ने उसका अभिवादन किया। अपने पिछले जीवन में ह्यूगो जानता था कि विक्टर अमीर है, लेकिन उसने अपना समय जेरल्ड के साथ भागने में बिताया था, इसलिए वे मुश्किल से ही कभी मिले थे। अब यहाँ व्यक्तिगत रूप से खड़े होकर विक्टर की उपस्थिति के भारीपन ने सांस लेना मुश्किल कर दिया था। विक्टर ने हुगो पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वह बार की तरफ गया, अपने लिए एक गिलास रेड वाइन डाली और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। तो यह वह आज्ञाकारी संस्कारी बेटा है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। विवियन भागती हुई अंदर आई। हाँ हाँ, हुगो बहुत अच्छा है। एचुगो ने मिस्टर विएक्टर के सामने सिर झुकाया। अब से हम उसी पर भरोसा कर रहे हैं। विएक्टर के चश्मे के पीछे उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी झिलमिलाई। नियम 1, इस घर के अंदर कदमों की आवाज़ 30 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। नियम 2, हर सुबह और शाम तुम इस लिविंग रूम में 30 मिनट के लिए घुटनों के बल बैठोगे। नियम 3, तुम मेरी अनुमति के बिना इस घर से बाहर नहीं जाओगे। हुगो सुन रह गया। ये किस तरह के नियम है? यह तो बस बेहतर फर्नीचर वाली जेल है। विक्टर की आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी हो गई। कोई समस्या है? विवियन अपनी आंखों से पागलों की तरह हुगो को इशारा कर रही थी। बस इसके साथ चलते रहो। हुगो ने अपना थूक निगला। नहीं, कोई समस्या नहीं। अच्छा है। विक्टर मुस्कुराया संतुष्ट होकर। उसने विवियन से कुछ कहा, कुछ भयानक, और विवियन उस चेहरे पर साफ लिखे डर के बावजूद उसे लाने के लिए चली गई, पूरे रास्ते कांपते हुए। एक 0 मिनट बाद एचुगो उसके सामने रखी हुई चीज को घूरता रहा, पूरी तरह से सुन। यह कोई कटलरी नहीं थी। यह एक लंबा पतला सिल्वर कोड़ा और सॉलिड गोल्ड से बना एक कॉलर था। इसे पहनो। इस घर में अगर तुम इनाम चाहते हो तो तुम्हें पहले आज्ञा का पालन करना सीखना होगा। ह्यूगो ने खौफ से विवियन की ओर देखा। विवियन ने बस फुसफुसाते हुए कहा, बस उसकी बात सुनो। यह बस मिस्टर विक्टर के सिखाने का खास तरीका है। यह तुम्हारी भलाई के लिए है। नहीं, मैं यह नहीं करूंगा। ह्यूगो आखिरकार समझ गया कि वह किस मुसीबत में फंस गया है। यह जगह एक राक्षस का पिंजरा थी। वह भागने के लिए घूमा। अपने पिछले जीवन में ह्यूगो ने हमेशा लियम का सिर्फ चमकता हुआ बाहरी रूप देखा था। वह कभी नहीं जानता था कि उन डिजाइनर सूट के नीचे उसकी त्वचा पर गहरे और चौड़े निशान उकेरे गए थे। विक्टर कभी कोई बेटा नहीं ढूंढ रहा था। वह किसी ऐसे को ढूंढ रहा था जिस पर वह हावी हो सके और उसे नष्ट कर सके। और विवियन इस हवेली में अपनी जगह बचाने के लिए बहुत पहले से ही उसकी साथी बन चुकी। अगले ही सेकंड विक्टर का कोड़ा हवा में एक हमलावर सांप की तरह चटका और ठीक हुगो की पिंडली पर जाकर लगा। हुगो चिल्लाया और फर्श पर गिर पड़ा। विक्टर का जूता हुगो के हाथ के पिछले हिस्से पर दबा। तुम भागना चाहते हो? एक बार जब तुम उस दरवाजे से अंदर आ जाते हो तो बाहर जाने का एकमात्र रास्ता एक ताबूत में है। तब तक तुम मेरे कुत्ते हो। उस रात हवेली में केवल हुगो के दबकर रोने की आवाज आ रही थी। 3 दिन बाद जीएरोल डिटेंशन सेंटर से बाहर निकला। वह साफ तौर पर पतला लग रहा था, लेकिन उसका इंतजार करने वाला वो कंगाल बीमार लियम नहीं था जिसे वह याद करता था। वहां एक काली ODA 6 थी। मैं पैसेंजर सीट पर बैठा था, अभी भी वही शांत भाव पहने हुए, लेकिन मेरे अंदर कुछ पूरी तरह से बदल गया था। मेरे आसपास की हवा अलग थी। जी एरोल ने पलके झपकाई, पैसेंजर सीट पर बैठे व्यक्ति को घूरते हुए। यह किसकी कार है? तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? मुझे मत बताना कि तुम कुछ अवैध कर रहे हो। मैंने समझाने की कोई जहमत नहीं उठाई। मैंने बस उसकी तरफ एक कागज उछाल दिया। इसमें शर्तें स्पष्ट रूप से लिखी हुई थी। मैं लोन शार्क के कर्ज का एक एक सेंट चुका दूंगा। बदले में उसे अपनी आईडी और हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुकलेट मुझे सौंपनी होगी। आगे से वह जो भी खर्च करेगा उसके लिए मेरी मंजूरी की आवश्यकता होगी, और वह फिर कभी जुआ नहीं खेलेगा। तुम्हारी हिम्मत तो देखो बच्चे। जरल भड़कने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र सरेना द्वारा भेजे गए ड्राइवर की पत्थर जैसी ठंडी घुरती आंखों पर पड़ी। उसने बिना कुछ कहे दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। मैंने जेरल्ड के लिए सरेना की एक पुरानी प्रॉपर्टी में रहने की व्यवस्था कर दी, जहां उसने रोज़ की खरीदारी और खाना पकाने की जिम्मेदारी ले ली। इस बीच मैंने खुद को स्टडी रूम में बंद कर लिया और नोवाटेक को अंदर से बाहर तक फिर से बनाने के काम में लग गया। मैंने तुरंत कई अंडरग्राउंड मैन्युफैक्चरर से संपर्क किया और उनके लिए उन कंपोनेंट्स का चुपचाप उत्पादन करने की व्यवस्था की जिन्हें विरोधी समूहों ने काट दिया था। उसी समय मैंने अपने पिछले जीवन में प्राप्त वित्तीय ज्ञान का उपयोग किया।
नोवाटेक की बुक्स को लाइन बाय लाइन चेक किया और उन सभी कमियों को बंद कर दिया जिनका इनसाइड ट्रेडर्स ने कंपनी को सुखाने के लिए शोषण किया। कुछ ही दिनों के भीतर सरेना का मुझे देखने का नजरिया शक से हैरानी और फिर भरोसे के करीब किसी चीज में बदल गया। उसने देखा कि मैं सिर्फ तकनीक और वित्त में ही अच्छा नहीं था, मैं सर्जिकल सटीकता के साथ लोगों को पढ़ सकता था। वह कभी मुझ जैसे किसी इंसान से नहीं मिली थी। यह शांति ज़्यादा देर नहीं टिक पाई। एक सप्ताह बाद आखिरकार हुगो को भागने का मौका मिल गया। जब विक्टर एक बिजनेस ट्रिप पर बाहर गया था और विवियन सैलून में थी, हुगो हवेली से खिसक गया, चोटिल, खस्ताहाल, और उसकी जेबें उस नकदी से भरी थी जो उसने विवियन से चुराई। वह सीधा मेरे और जीरल्ड के पास आया, वापस आकर हमारे साथ रहने के लिए बेताब। उस शाम इत्तेफाक से नोवाटेक के क्राइसिस रेजोल्यूशन का सेलिब्रेशन डिनर था। हम एक हाई एंड सीफूड रेस्टोरेंट के बाहर खड़े थे जब हुगो ने हमारा रास्ता काट दिया। उसने एक गंदी हुडी पहनी हुई थी, बाल उलझे हुए थे, आंखें उसके चेहरे में गहराई तक धंसी हुई थीं। वह पूरी तरह से एक सड़क के भिखारी जैसा लग रहा था। मुझ पर एक नज़र डाली, साफ, शांत, एक टेलर्ड कैजुअल सूट में सरेना के बगल में खड़ा, और हुगो का चेहरा ईर्ष्या से मुड़ गया। उसने मुझ पर धावा बोल दिया, तुमने मुझे फंसाया। तुम जानते थे कि वह आदमी एक राक्षस है ना? मैंने बिना किसी भाव के हुगो के बेकाबू होते गुस्से को देखा। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वह रास्ता तुमने चुना था, भले ही यह तुम्हें तोड़ दे, तुम इस पर अंत तक चलोगे। इससे हुगो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। वह सेरेना की तरफ घूमा। इन दोनों को तुम्हें बेवकूफ मत बनाने दो। बूढ़ा एक जुआरी है, जवान एक सांप है। वे सिर्फ तुम्हारे पैसों के पीछे हैं। इस बार मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, नहीं जेरल ने दी, यह सेरेना थी। उसका चेहरा बर्फ की तरह सख्त हो गया था। उसने अपना हाथ पीछे खींचा और जियरोल को ठंडी निगाहों से देखा। तो यह वह बेटा है जिसे तुम्हारी पूर्व पत्नी ले गई थी, जिसमें बिल्कुल भी तमीज नहीं है। वह थप्पड़ बहुत जोर का पड़ा। ह्यूगो लड़खड़ाया, स्तब्ध रह गया, उसका चेहरा अविश्वास से भरा था। तुमने तुमने मुझे मारा। क्या तुम जानती हो कि अब मेरे पिता कौन है? वह विक्टर है। मैं उसे तुम्हें बर्बाद करने के लिए कहूंगा। सेरेना ने एक ठंडी हंसी छोड़ी। उसने अपने बैग में हाथ डाला और एक बिजनेस कार्ड निकाला और उसे एचुको के सामने गिरा दिया। जाकर भी विक्टर को बताओ कि मेरा नाम सेरेना सू है। अगर वह अपने पाले हुए कुत्तों को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो मुझे उसके कुत्ते के घर को तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। हुगो ने सेरेना को नहीं पहचाना, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स और वेट स्टाफ को उसके चारों ओर सावधान की मुद्रा में खड़े देखकर और जेरल्ड के चेहरे के भाव देखकर वह समझ गया कि उसने अभी अभी ठोस स्टील की दीवार पर लात मारी है। सख्त तरीका पूरी तरह विफल हो गया। इसलिए ह्यूगो ने अपनी रणनीति बदल दी, रोते हुए और जेरल से उसे वापस ले जाने की भीख मांगते हुए। डैड, मैं नर्क में जी रहा हूँ। विक्टर मुझे पीटता है, मॉम को कोई परवाह नहीं है, मैं बस घर आना चाहता हूँ। जैसे ही जेरल ने अपने बेटे को रोते हुए सुना, उसका दिल टूटने लगा। नरमी तेजी से फैली, लेकिन अगले ही पल उसे याद आ गया कि मैंने उसे क्या चेतावनी दी थी। अगर विक्टर को पता चला कि जेरल ने हुगो को वापस ले लिया है, तो विक्टर उसके पीछे पड़ जाएगा। जब अस्तित्व दांव पर हो, तो पिता के प्यार की वह सस्ती सी चिंगारी बुझ गई। हुगो, तुमने अपनी माँ को चुना था, इसका मतलब है कि तुम उसके नियमों का पालन करो, वापस जाओ। हुगो का चेहरा अविश्वास से सुन्न हो गया। जो आदमी कभी उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था, वह अब पैसों और एक शांत जिंदगी की खातिर उसे एक अनचाहे बोझ की तरह लात मारकर दूर कर रहा था। अंत में सरे ने ठंडेपन से अपना हाथ हिलाया। कई गार्ड्स तुरंत अंदर आए और हुगो को घसीट कर ले जाने लगे, जबकि वह हाथ पैर मार रहा था और गालियां दे रहा था। लियम, जेरल, तुम दोनों को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। मैं वापस आऊंगा और मैं तुम दोनों को इसके लिए पछताने पर मजबूर कर दूंगा। 5 साल पलक झपकते ही बीत गए। उन 5 सालों में मैंने सिर्फ नोवाटेक के अंदर छिपे भेदियों को ही बाहर नहीं निकाला। मैंने अपने पिछले जीवन की यादों का इस्तेमाल करके मोबाइल इंटरनेट, क्लीन एनर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सटीक और सधे हुए दांव लगाए। 3 लहरों ने एनओवाटेक की मार्केट वैल्यू को 5 शून्य गुना बढ़ा दिया। सरेना देश की सबसे अमीर इंसान बन गई और मैं नोवाटेक ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट बन गया, जिसे बिजनेस की दुनिया में नोवाटेक के क्राउन प्रिंस के रूप में जाना जाने लगा। जहाँ तक जेरल्ड की बात है, वह अब अपने दिन पिंजरे में बंद पक्षियों के साथ टहलने, चाय पीने और बिना 2 बार सोचे पैसे खर्च करने में बिताता था। अभी भी पहले की तरह ही बेकार, लेकिन अब उसे सम्मान से ओल्ड जेरल्ड कहा जाता। हालांकि वह जिस इंसान से सबसे ज्यादा डरता था, वह मैं था, क्योंकि वह जो एक एक सेंट खर्च करता था, उस पर मेरा कंट्रोल था। उन्हीं 5 सालों तक हुगो एक बहुत ही अलग तरह की दुनिया में रहा। विक्टर उसे एक इंसान के रूप में नहीं देखता था। बिना किसी चेतावनी के मार पड़ती थी। हुगो एक पंचिंग बैग, उससे ज्यादा कुछ नहीं। विवियन ने खुद को बचाने के लिए आंखें मूंद ली, यहाँ तक कि वह भी विक्टर के साथ मिलकर हुगो को मनहूस बुलाने लगी। कॉलेज के अपने पहले साल में हुगो को जुए का कर्ज चुकाने के लिए पैसे चुराते हुए पकड़ा गया और उसे निकाल दिया गया। विक्टर ने आगबबूला होकर उसे बाहर फेंक दिया और उसका एक एक सेंट बंद कर दिया। विवियन ने चुपचाप उसे कुछ नकदी दी, लेकिन उसने कसीनो में वह सब आखिरी डॉलर तक फूंक दिया। अब वह लोन शार्क के सैकड़ों हजारों के कर्ज में डूब रहा था। शहर के सबसे खतरनाक अंडरग्राउंड इलाके में छिपा हुआ था और अवैध इंटरनेट कैफे में छोटे मोटे घोटाले करके अपना गुजारा कर रहा था। एक दिन ह्यूगो अपनी हमेशा वाली स्क्रीन पर बैठा था जब एक न्यूज़ हेडलाइन ने उसका ध्यान खींचा। वह उसे बिना पलक झपकाए घूरता रहा। उसके होंठ एक धीमी उन्मत्त बुदबुदाहट में हिले। उसे यह सब क्यों मिल रहा है? यह मेरा है। यह हमेशा से मेरा होना चाहिए था। उसके दांत आपस में पिस गए। उसकी आंखों में ईर्ष्या उस जहर की तरह थी जो उसके बचे खुचे होश को खा रही थी।
अगर वह उस समय पिता के नाम पर उस घटिया इंसान के साथ चला गया होता, तो आज उस स्टेज पर वह होता। सेरेना का बिलियन डॉलर एम्पायर उसका होता। तभी कई भारी भरकम आदमियों ने इंटरनेट कैफे का दरवाजा लात मारकर खोल दिया। हुगो, अपने मनहूस शरीर को यहाँ बाहर निकालो। उन पर एक नज़र डालते ही एचुगो घबराया और पीछे के रास्ते से भाग निकला। अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वे क्या करेंगे? इस ख्याल ने ही उसे निराशा की गहराई में धकेल दिया। कांपते हाथों से उसने अपना टूटा हुआ फोन निकाला और अपने कॉन्टैक्ट स्क्रॉल किए। वीवियन ने उसे ब्लॉक कर दिया था। विक्टर का तो सवाल ही नहीं उठता था। उसकी उंगली ओल्ड मैन जेरल्ड के नाम से सेव एक कॉन्टैक्ट पर आकर रुक गई। एचुगो ने दूर एनोवतिक टावर की जगमगाती रोशनियों को घूरा और उसके दिमाग में एक खौफनाक आइडिया आकार लेने लगा। ये तेजी से और घिनौने रूप में बढ़ा। अगर शराफत से काम नहीं बनेगा तो जबरदस्ती करो। वह बूढ़ा आदमी अब देश की सबसे अमीर महिला का पार्टनर है। वह जरूर बहुत सारे पैसों पर बैठा होगा। हुगो ने डायल किया। डैड, मेरी मदद करो, मुझे किडनैप कर लिया गया है। वे 5 लाख की मांग कर रहे हैं, या फिर वे मेरे दोनों हाथ तोड़ देंगे। जेरल्ड घबरा गया। चाहे कुछ भी हो, यह अभी भी वही बेटा था जिसे उसने सालों तक प्यार किया था। उसका दिल पसीज गया। उसने जाने का फैसला किया। मुझे या सेरेना को बताने से डरते हुए उसने चुपचाप नकदी और कुछ एंटीक चीजें पैक की और शहर के पश्चिमी हिस्से में एक छोड़ी गई टेक्सटाइल फैक्ट्री में अकेला चला गया। जैसे ही हुगो ने फोन रखा, उसके चेहरे पर एक खूंखार मुस्कान फैल गई। उसकी आंखें एक शिकारी की तरह चमक रही। बूढ़े आदमी, मुझे तुम्हारा एक आखिरी बार इस्तेमाल करने दो। आखिरकार यह तुम्हारा प्यारा पहला बेटा लियम ही था जिसने मुझे यह बनने पर मजबूर किया। जब जेराल्ड भागता हुआ फैक्ट्री पहुंचा तो हुगो एक टूटी हुई कुर्सी से बंधा हुआ था। उसके हाथ पीछे की तरफ थे। जियरॉल्ड ने स्टील के पाइप पकड़े 3 टैटू वाले आदमियों पर एक नजर डाली और अपने हाथ उठा दिए। जेंटलमैन, आइए इस पर बात करते हैं। मैं पैसे लाया हूँ। कृपया मेरे बेटे को चोट मत पहुंचाना। यहाँ दसियों हजार नकद और कई सैकड़ों हजार से अधिक कीमत का एक एंटीक वास है। हुगो को जाने दो और यह सब तुम्हारा है। निशान वाले इंचार्ज आदमी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। हमने अपना होमवर्क किया है। तुम्हारी पार्टनर सरीना सू है और तुम कुछ लाख लेकर आ गए। तुम्हें लगता है हम भिखारी हैं? मेरे पास सच में और नहीं है। घर के सारे पैसों पर लियम का कंट्रोल है। तभी रस्सी से बंधे होने का नाटक कर रहा हुगो आसानी से बाहर निकल आया। वह खड़ा हुआ और शांति से जेराल्ड की ओर चला गया, कीचड़ से सने इस बूढ़े आदमी को ऐसे देखते हुए जैसे कोई किसी मरे हुए कुत्ते को देखता है। डैड, तुमने सच में मुझे निराश किया है। मैंने तुमसे नकद 5 लाख मांगे थे और तुम सौदेबाजी करने के लिए एक टूटा हुआ वास ले आए। जेरोल की आंखों में आंसू भर आए। तुम सब इसमें एक साथ मिले हुए हो हुगो। मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे से करते हो? मैं यहाँ तुम्हें बचाने आया। इन शब्दों पर हुगो ने जेरल को कॉलर से पकड़ लिया और गुर्राया। अगर तुमने सच में मुझे अपने बेटे की तरह माना होता तो तुम 5 साल पहले मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गए? तुमने मुझे गड्ढे में क्यों छोड़ दिया? क्या तुम्हें कोई अंदाजा भी है कि मेरी जिंदगी कैसी रही है? निशान वाले आदमी ने बीच में टोकते हुए बेसब्री से कहा। बूढ़े आदमी, फोन बाहर निकालो, लियम को कॉल करो, उसे पैसे लाने के लिए कहो। $1 भी कम हुआ तो तुम अपनी एक उंगली खो दोगे। जेरल्ड ने अपने बेटे को घूरा। ह्यूगो का चेहरा पहने इस अजनबी। उसके हाथ कांप रहे थे। जब उसने अपनी जेब में हाथ डाला, उसकी उंगलियों ने फोन को कसकर पकड़ लिया। मैं लियम को कॉल नहीं कर सकता। मैं उसे इसमें नहीं घसीटूंगा। उस पल इस आदमी को, जो अपनी पूरी जिंदगी कायर रहा था, असली हिम्मत का एक अंश मिल गया। वह जानता था कि हुगो को अब नहीं बचाया जा सकता और लियम को इसमें खींचने से सेरेना भी बर्बाद हो जाएगी। हुगो का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने लकड़ी का डंडा उठाया, उसे जेरल्ड के सिर की ओर घुमाया और ठीक उसी पल गोदाम का भारी लोहे का दरवाजा अंदर की तरफ धमाके से टूट गया। 2 काली एसयूवीज स्टील के जानवरों की तरह अंदर घुस आईं। उनकी चकाचौंध करने वाली हेडलाइट्स ने उस जगह को दिन की तरह सफेद रोशनी से भर दिया। इससे पहले कि हुगो और उसके आदमी कुछ रिएक्ट कर पाते, बॉडीगार्ड्स की एक टीम ने उन सभी को जमीन पर पटक दिया। मैं रोशनी और परछाई के बीच से बाहर निकला, हाथ में काला छाता लिए हुए। मैंने हुगो की चाल का पहले ही अंदाजा लगा लिया था। मैंने छिपकर उस पर नजर रखने के लिए किसी को लगा रखा था और अब मेरे पास उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए वो सब कुछ था जो मुझे चाहिए था। ह्यूगो गिड़गिड़ाने लगा। लियम, मैं गलत था। उन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। मैं कसम खाता हूँ। प्लीज, मॉम की खातिर मुझे बस इस एक बार जाने दो। मैं धीरे धीरे उसकी ओर चला और वह लिसनिंग डिवाइस निकाला जो मैंने पहले ही उस पर लगा दिया था। इसमें उसकी खुद की आवाज बजने लगी। किडनैपिंग का पूरा प्लान एकदम साफ था। बूढ़े आदमी, अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो अपने बेटे को बेरहम होने के लिए दोष मत देना। हुगो टूट गया। वह घुटनों के बल गिर पड़ा, सिसकते हुए और मिन्नतें करते हुए। मुझसे उसे पुलिस को न सौंपने की भीख मांगने लगा। तुम्हें जुआ खेलना पसंद है ना? यह रही तुम्हारी बाजी। मैं तुम्हारा 5 लाख चुका दूंगा, लेकिन आज से तुम दक्षिण पूर्व एशिया के एक रिहैबिलिटेशन कैंप में जा रहे हो। कोई इंटरनेट नहीं, कोई आज़ादी नहीं, बस कड़ी मेहनत और पश्चाताप। जब तुम काम करके उस 5 लाख का एक एक सेंट चुका दोगे, तब तुम घर आओगे। वह नर्क है। मैं नहीं जा रहा। हुगो हताशा में जल की ओर घूमा, लेकिन इस बार जल नहीं पिघला। उसने अपनी पीठ फेर ली और बॉडीगार्ड्स को हुगो को ले जाने दिया। हुगो का काम तमाम होने के बाद अब विविन और विक्टर से निपटने का समय आ गया था। मैंने अपने असिस्टेंट से विक्टर के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स भिजवा दिए। हर दबा हुआ घोटाला फाइनेंशियल रेगुलेटर्स को भेज दिया और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अगली सुबह जब बाजार खुला, विक्टर की कंपनी के स्टॉक ने सर्किट ब्रेकर को हिट किया और क्रैश हो गया। विक्टर लाल आंखों के साथ वहीं बैठा था, स्क्रीन को घूर रहा था।
उसकी नजरें नीचे की ओर गिरती उस बेरहम हरी लाइन पर टिकी थीं। क्या तुमने पता लगाया है कि यह किसने किया? उसका सेक्रेटरी शब्दों पर लड़खड़ाया। सर, सोर्स को ऑफशोर सर्वर्स के जरिए रूट किया गया था। इसे ट्रैक करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन एक शॉर्ट सेलिंग फर्म है जिसने पूरे एक हफ्ते पहले ही एक बड़ी पोजीशन बना ली थी और क्रैश से बहुत सारा पैसा कमाया। यह एक वेंचर फंड की ओर इशारा करता है। विक्टर की पुतलियां सिकुड़ गईं। एलियम एसेरेना के पीछे खड़ी वह परछाई, उसकी रीढ़ में एकदम से एक सिरहन दौड़ गई। उसके बाद के दिनों में विक्टर को हर तरफ से बुरी खबरें मिलने लगीं। बैंकों ने अपने लोन वापस मांग लिए, सप्लायर्स ने बगावत कर दी, कंस्ट्रक्शन साइट्स बंद हो गईं। वह पूरी तरह से टूट गया। वह घर गया और अपना सारा गुस्सा विवियन पर निकाला, चिल्लाया, उसे मारा और अंत में तलाक की अर्जी दे दी। विवियन घबरा गई। उसने हवेली की मालकिन का अपना रुतबा खो दिया था और हुगो फोन नहीं उठा रहा था। अपनी हताशा में उसकी नज़र एक फाइनेंशियल मैगजीन में मेरी फोटो पर पड़ी। जैसे ही उसे पता चला कि मैं बिलियंस का मालिक हूँ, उसकी आंखों में लालच चमक उठा। वह तूफान की तरह नोवाटेक की लॉबी में घुस आई और सीधे जमीन पर गिर पड़ी, अपनी जांघें पीटते हुए और पूरी ताकत से चिल्लाते हुए रोने लगी। आओ सब देखो। नोवाटेक के बिग बॉस ने अपनी हिमा को सड़क पर फेंक दिया। कोई कैसा बेटा ऐसा करता है? कर्मचारी और विजिटर्स कानाफूसी करने लगे। विवियन ने भीड़ को बढ़ते हुए देखा और संतुष्टि की लहर महसूस की। उसे ठीक यही चाहिए था। इतना हंगामा करो कि मेरे पास अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे अंदर ले जाने के अलावा कोई चारा न बचे। जब तक लोगों की राय मेरे खिलाफ रहेगी, मुझे उसका नाटक झेलना ही पड़ेगा। लेकिन ठीक तभी सेरेना लिफ्ट से बाहर निकली। कौन तमाशा कर रहा है? जैसे ही विवियन ने सेरेना को देखा, उसने उसके चेहरे पर उंगली दिखाई। तुम ही वो हो जिसने लियम को मुझसे रिश्ते तोड़ने के लिए कहा था। तुमने मेरा पति चुराया और तुमने मेरा बेटा चुराया। सेरेना विवियन के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्से का नामोनिशान नहीं था, सिर्फ गहरा तिरस्कार और दया जैसी कोई चीज। विवियन, 5 साल हो गए और तुम्हें अभी भी रत्ती भर भी क्लास नहीं आई है। सेरेना, ज्यादा घमंड मत करो। मैं लियम की सगी माँ हूं। जब तक मेरी सांस चल रही है, वह मेरा बेटा है, कानून ऐसा कहता है। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि जो इंसान आगे आएगा वह जेरल्ड होगा। जेरल्ड अब वह टूटा हुआ आदमी नहीं था जो वह हुआ करता। वह सीधा खड़ा हुआ और सबके सामने उसने विवियन के लालच और हुगो के किडनैपिंग प्लान की पोल खोल दी। तलाक का एग्रीमेंट एकदम साफ था। लियम मेरे साथ जाएगा, हुगो तुम्हारे साथ जाएगा, और हम फिर कभी एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे। क्या तुमने खुद ठीक यही शब्द नहीं कहे थे? और उस समय तुमने मुझे कर्ज में डूबे हुए एक बीमार बच्चे के साथ देखा था और तुमने उसे बोझ कहा था। तुमने हुगो को पकड़ा और हम दोनों को कूड़े की तरह फेंक कर अपनी नई अमीर जिंदगी में चली गई। तब तुम्हारा माँ का दिल कहाँ था? विवियन वहां निशब्द खड़ी रही। जेरल्ड ने एक और कदम आगे बढ़ाया और तुम्हारा प्यारा हु कुछ ही दिन पहले उसने मुझे किडनैप किया, मुझे मरवाने की कोशिश की। क्या तुम्हें यह पता था? बिल्कुल नहीं। तुम अपनी विलासिता भरी जिंदगी का आनंद लेने में बहुत व्यस्त थी। अब विक्टर खत्म हो गया है। हुगो जेल में बंद है और तुम्हारे पास चूसने के लिए कोई नहीं बचा है। तो अचानक तुम्हें याद आ गया कि तुम एक माँ हो। कोई इंसान कितना बेशर्म हो सकता है, इसकी भी एक हद होती है। भीड़ भड़क उठी। लोगों ने हर तरफ से उसे खरी हाइफन खोटी सुनाई। विवियन के पास खड़े होने के लिए कोई जगह नहीं बची। वह दुबक कर वहां से चली गई। मैंने फिर विक्टर पर कमर्शियल फ्रॉड का मुकदमा दायर कर दिया और विवियन के नाम पर छिपी संपत्तियों के पीछे कर्जदारों को भेज दिया, जिससे उन दोनों के बचने का हर रास्ता बंद हो गया। इस बीच दक्षिण पूर्व एशिया में हुगो बिल्कुल नहीं बदला था। वह और भी बुरा हो गया। जीवित रहने के लिए वह उस तरह का इंसान बन गया जो अपने आसपास के लोगों का फायदा उठाता था। उसने अपने साथी कर्मचारियों को बेचकर कैंप सुपरवाइजर का पद हासिल कर लिया और स्थानीय क्राइम बॉस ने उसे गोद लिया हुआ बेटा बना लिया। उसने अपना नाम बदलकर केविन रख लिया। 2 साल बाद सर्जरी करवाकर अपना रूप मिक्स ड्रेस जैसा बना लिया। वह रेड रिवर कैपिटल के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में शहर लौट आया। उसका एकमात्र उद्देश्य मुझे नष्ट करना, नोवाटेक को गिराना और मुझे बर्बादी की ओर ढकेलना था। सबसे पहले कि एविन ने ओपन मार्केट से नोवाटेक के शेयर हासिल करने के लिए चुपचाप अपने एजेंटों को लगा दिया। फिर उसने मीडिया को हथियार बनाया और यह मनगढ़ंत कहानियों से भर दिया कि नोवाटेक यूजर डेटा चुरा रहा है, टॉक सर्किट ब्रेकर से टकरा गया। कई अनुभवी बोर्ड सदस्य मेरे खिलाफ हो गए और मुझे वाइस प्रेसिडेंट के पद से हटाने के लिए शेयरधारक बैठक की मांग करने लगे। ह्यूगो उस बोर्डरूम में ऐसे घुसा जैसे वह पहले ही जीत चुका हो। जब सेरेना को पता चला तो यह झटका उसे एक शारीरिक प्रहार की तरह लगा। उसकी पुरानी बीमारी फिर से उभर आई और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। ह्यूगो को यकीन था कि वह जीत गया है। वह खड़ा हुआ और मेरी तरफ चला, मेरे करीब झुकते हुए। उसने अपनी आवाज़ धीमी कर ली ताकि सिर्फ मैं सुन सकूं। लियम, यह सब देख, यही होता है जब तुम मेरे खिलाफ जाते हो। अभी अपने घुटनों के बल बैठ जाओ और अगर मेरा मूड अच्छा रहा तो शायद मैं तुम दोनों के लिए बाहर निकलने का एक रास्ता छोड़ दूं। मैंने अपना सिर धीरे से उठाया। मेरी आंखें हमेशा की तरह ठंडी नहीं थीं। वे पूरी तरह से कुछ और, तूफान से पहले की एक मृत शांति की तरह अभी भी अथा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जीत गए हो? हुगो ने अपनी बाहें चौड़ी की, अपने पीछे मुड़े हुए शेयरधारकों की ओर इशारा करते हुए। क्या मैं नहीं जीता? तुम्हारी सप्लाई चेन टूट चुकी है, तुम्हारा कैश फ्लो खत्म हो गया है, तुम्हारी कमांडर गिर चुकी है। तुम आखिर किस चीज के साथ पलटवार करने वाले हो? वह यह नहीं जानता था कि मैंने बहुत पहले ही इस पल की तैयारी कर ली थी। मैं अपने असिस्टेंट की ओर मुड़ा। हर बड़े मीडिया आउटलेट को सूचित करो, 3 दिनों में नोवाटेक एक ग्लोबल प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करे। मैं हर सवाल का जवाब खुद दूंगा। हुगो ने अपने दांत पीसते हुए उपहास किया। फिर मैं देखूंगा।
मुझे उम्मीद है घुटने भी तुम्हारे मुंह जितने ही मजबूत होंगे। 3 दिन बाद शहर के स्पोर्ट्स एरिना की हर सीट भर गई। रिपोर्टर्स, इंडस्ट्री के अंदरूनी लोग और गुस्साए यूजर्स की भीड़ से पूरा वेन्यू खचाखच भर गया था। लाइव स्ट्रीम 50 मिलियन व्यूअर्स तक पहुंच गई। उनमें से हर एक नोवातेक को बिखरते या अपना आखिरी नमन करते देखने का इंतजार कर रहा था। मैं अकेला स्टेज के बीच में गया और अपनी ठंडी नज़रों को भीड़ पर घुमाया। रेड रिवर कैपिटल ने हमारी चिप सप्लाई काट दी है। उन्होंने हमारे बारे में डेटा चुराने का झूठ फैलाया। उनका मानना था कि विदेशी तकनीक के बिना हम कबाड़ के अलावा और कुछ नहीं है। उनका मानना था कि अगर वे हमारा गला काफ़ी जोर से घोंटेंगे तो हम अपने घुटनों के बल बैठकर भीख मांगेंगे। मैंने चुटकी बजाई। मेरे पीछे की विशाल स्क्रीन चमक उठी। एक चिप आर्किटेक्चर डायग्राम से स्क्रीन भर अपनी औद्योगिक सुंदरता में जटिल, सटीक और आकर्षक। मुझे प्रोजेक्ट तन्वेन पेश करने की अनुमति दें। पूरी तरह से नोवाटेक द्वारा इन हाउस विकसित किया गया, पूरी तरह से स्वतंत्र आर्किटेक्चर पर बना, जिसे देश की 4 सबसे शांत और बेहतरीन कॉन्ट्रैक्ट फर्मों द्वारा निर्मित किया गया है। एक 7 नैनोमीटर चिप। हुगो ने प्रेजेंटेशन को घूरा। यह अभूतपूर्व तकनीक जिसका मैंने अभी अभी अनावरण किया था, यह दुनिया बदलने वाली चिप। और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह झटके से खड़ा हो गया। यह असंभव है, पूरी तरह से असंभव है। घरेलू चिप तकनीक पीढ़ियों पीछे है। वे निर्माता केवल लो हाइफन एंड ऑपरेशंस हैं। तुम यह सब आखिर कहाँ से ले आए? वह यह नहीं जानता था कि मैंने अपने पिछले जीवन के ज्ञान का उपयोग किया था। मैंने 5 साल पहले उन्हीं वर्कशॉप्स में इन्वेस्ट किया था। किसी को भी उनके दिग्गज बनने की भनक लगने से बहुत पहले, और उन्हें महत्वपूर्ण तकनीकी ब्लूप्रिंट प्रदान किए। मौन का हर साल, प्रतीक्षा का हर साल, यह सब इसी पल के लिए। नोवाटेक का उदय होता है। किसी ने ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। मैं राग से उठ खड़ा हुआ था। फिर मैंने दुनिया को देखने के लिए ह्यूगो का पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड स्क्रीन पर डाल दिया। जुए की तस्वीरें, अपहरण का ऑडियो, दक्षिण पूर्व एशिया में कर्मचारियों पर अत्याचार करते हुए उसके सिक्योरिटी फुटेज, और एक आधिकारिक डीएनए एनालिसिस रिपोर्ट जो यह पुष्टि करती थी कि केविन और ह्यूगो एक ही इंसान है। ह्यूगो टूट गया। वह बाहर निकलने के लिए भागा और उन अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया जो इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वे ह्यूगो को ले गए, रेड रिवर कैपिटल के स्टॉक की कीमत पूरी तरह से गिर गई। ये लड़ाई खत्म हो गई थी। मैं जीत गया था और अस्पताल में सरेना सुरक्षित रूप से जाग गई थी। उसके बाद मैं एक बार डिटेंशन सेंटर में एचुगो से मिलने गया। वह काफी दुबला और खोखला हो गया था। उसके पुराने अहंकार का हर नामोनिशान बहुत पहले ही मिट चुका था। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मैंने कहा। विवियन अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। वह बूढ़ी औरत पागल हो गई है। इससे मेरा क्या लेना देना? वह वैसे भी किसी काम की नहीं थी। अगर वह इतनी बड़ी फेलियर न होती तो मैं यहाँ नहीं होता। उसने तुम्हारी वजह से अपना मानसिक संतुलन खो दिया। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और एक तस्वीर निकाली। एक मरीज के गाउन में विवियन एक खाली मुस्कान के साथ शून्य में घूर रही थी। मैंने धीरे से कहा, जिस दिन तुम्हें गिरफ्तार किया गया था वह पुलिस स्टेशन गई थी और तुम्हारी जगह जुर्म कबूल करने की कोशिश की थी। अधिकारियों ने उसे बताया कि जब तुम दक्षिण पूर्व एशिया में थे तो तुमने जुए के $2000 के बदले में उसकी व्यक्तिगत जानकारी और घर का पता एक स्थानीय स्कैम रिंग को बेच दिया था। हर धमकी भरा फोन जो उसे आया, हर डराने वाला पत्र, हर कर्ज वसूलने वाला जो उसके दरवाजे पर आया और उसे पागलपन की कगार पर धकेल दिया, तुम ही उन सबको उसके पास लाए थे। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने अधिकारियों से कहा कि उसका बेटा समर्पित और वफादार है, कि वह ऐसा कुछ कभी नहीं करेगा। फिर उन्होंने उसे रिकॉर्डिंग सुनाई। उसने वहीं खून की उल्टी कर दी। जब उसे होश आया तो वह अपना हर पल एक तकिया पकड़े हुए या फुसफुसाते हुए बिताती थी कि उसका हुगो अभी भी सिर्फ एक बच्चा है, कि वह अभी बड़ा नहीं हुआ है, कि वह अभी बुरा नहीं बना है। हुगो की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसकी सांसें तेज, टूटी हुई आहों में आने लगी। वह पूरी तरह से ढह गया। उसने शीशे के पार्टीशन पर अपना सिर पटका, चीखते हुए मुझसे उसे मार डालने की भीख मांगने लगा। मैंने एक ठंडी मुस्कान दी। मौत बहुत आसान है, अपने बाकी के दिन पछतावे में डूबकर बिताना। यही एकमात्र सजा है जो तुम्हारे लिए सही है। कुछ ही समय में एक और साल बीत गया। उस समय के दौरान मुझे वह इंसान मिल गई जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी बिताना चाहता था, इलेन। शादी में मेहमानों ने हर सीट भर दी और व्यापार जगत की सबसे शक्तिशाली हस्तियां बड़ी संख्या में वहां उपस्थित थीं। जेरल अपने सूट में वहां खड़ा हुआ और बोला। जब मैं एक निराशाजनक स्थिति में था तब उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उसने कीचड़ में हाथ डाला, अपने मूर्ख पिता का हाथ पकड़ा, उसे साफ किया, उसे कुछ सभ्य कपड़े पहनाए और उसे रोशनी की ओर धकेल दिया। जब जेरल बोल रहा था तो आंसू आ ही गए, चाहे वह चाहता था या नहीं। मैं आगे बढ़ा और उसे गले लगा लिया। केवल आज के लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी वर्षों के प्यार के लिए धन्यवाद जो देर से आया।